हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ। तो महत्वपूर्ण एक लॉ है खासतौर से मैग्नेटोस्टैटिक्स का। इसमें क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है आई, और उसके एक छोटे से सेगमेंट के कारण जो पॉइंट पी होगा कहीं आर डिस्टेंस पे, वहाँ से उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड किन किन पॉइंटों पे, किस पॉइंट पे किस कारण से वेरी करेगा। ये इसमें बायो-सैवर्ट लॉ में डिस्कस करते हैं। लॉ था ये काफ़ी पुराना लॉ है, 1820 के अराउंड का ये लॉ है जो बायो-सैवर्ट लॉ आया। और कूलॉम्ब्स लॉ के एनालोगस इस लॉ को कहा जाता है, क्योंकि कूलॉम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कराता है और ये जो लॉ है ये कैलकुलेट कराता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर ले लें, इसमें करंट आई फ्लो करा दें। इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लें डीएल लेंथ का, उस सेगमेंट की लेंथ को डीएल ले लें। इससे यहाँ पे पॉइंट पी ले लें, ये एंगल थीटा बना लें। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पॉइंट पी की आर मान लें। तो पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा इस तरीका से, जिस प्लेन में है उसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो डीबी की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर जनरेट होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, डीएल के प्रोपोर्शनल होगा, इस सेगमेंट के प्रोपोर्शनल, और जो इसमें करंट फ्लो हो रही है। बायो-सैवर्ट लॉ और कूलॉम्ब्स लॉ दोनों लॉ एनालोगस इसलिए कहते हैं कि कूलॉम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करना सीखते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंपॉर्टेंट रूल है। बायो-सैवर्ट लॉ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये मैग्नेटोस्टैटिक का इंपॉर्टेंट रूल है। दोनों रूल जो है एनालोगस रूल कहलाते हैं। इनमें डीवी जो है आईडीएल के प्रोपोर्शनल होता है, डीवी प्रोपोर्शनल होता है हमारा साइन थीटा के। जो ये एंगल बन रहा है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर और पॉइंट पी के बीच में जो एंगल बन रहा है, रेडियस वेक्टर आर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे थीटा कहते हैं यहाँ। और डीवी जो हमारा तीसरा प्रोपोर्शनल होता है 1/r² पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन IDL. Magnetic field also depends upon sin theta and it is also proportional to 1/r², और r जो है ये डिस्टेंस है। बेसिकली ये अपने आप में लॉ होता है, और जो अपने आप में लॉ होते हैं उन्हें हम ड्राइव नहीं कर सकते। इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करें, यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस आ रही है, एंगल थीटा है, पहले करंट हमने आई फ्लो कराई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर लिया। सभी लोग जानते होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है एमकेएस यूनिट, वो टेस्ला होती है, और सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की गॉस होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पे करंट पहले आई लें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लें, फिर उसके बाद में यहाँ करंट दूनी कर दें, जैसे करंट को दूनी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी दूना हो जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज होल लाइफ में याद रखें, कभी ना भूलें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते हैं वो सतह ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर फॉर्मूले में क्यू चलता है, ई प्रोपोर्शनल को क्यू चलता है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ बी के हर एक्सप्रेशंस में करस्पॉन्डिंग बी जब भी हम लेंगे तो सदा आई के प्रोपोर्शनल आएगा। तो करंट, जैसे ही सिस्टम के अंदर हम करंट की बात करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं, दूनी करते हैं, तिगुनी करते हैं, चार गुनी करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो जाता है। अगर आई से हम 2i करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जितना पहले जनरेट हो रहा था उससे दूना हो जाएगा। अगर 3 गुना कर देते हैं, आई से 3i कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 गुना जनरेट हो जाएगा। तो बी के सारे एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं कि करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, साइंटिस्टों के दिमाग में एक विचार आया जो आग है ईएमटी का आधार भी बना, वो यही था कि यहाँ अगर हम डी/dt लें,
इलेक्ट्रिक फील्ड लें जो टाइम के हिसाब से बदल रहा है, तो ये हमारा डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा, और डी क्यू अपॉन डी टी जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो आई के हो जाएगा, और आई हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी के। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के प्रोपोर्शनल है। दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं सब में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सदा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो अगर हम यहाँ से डी अपॉन डी टी देखें, टाइम के रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें, इधर भी कर दें, तो यहाँ से हमारा डी क्यू अपॉन डी टी यही करंट है, क्योंकि चार्ज जो पर यूनिट टाइम फ्लो करता है उसी को करंट कहते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि करंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। पहले हम ये कहा करते थे कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते हैं ऐसी क्वांटिटियां हमारी वेक्टर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक रूल ये भी है कि वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन का पालन भी करें। तो करंट जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन का पालन नहीं करती। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि अगर यहाँ हम 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा दें एक वायर लेके, और इधर एक 12 एम्पियर की करंट फ्लो करा दें, तो अगर इन दोनों करंटों को आपस में हम मिला रहे हैं तो ये दोनों करंटें ऐड होकर 12 और 5 17 एम्पियर की करंट बनेगी, ना कि इन दो पॉइंटों के बीच में करंट को ऑब्जर्व करें 13 एम्पियर की आएगी। ऐसा नहीं होगा। जैसे हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं, तो अगर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये है, 12 मीटर का ये है, तो ये 13 मीटर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा देंगे। डिस्टेंस मीजर करेंगे तो 5 मीटर ये और 12 मीटर ये करेंगे तो 17 मीटर आ जाएगी। तो करंट क्या ऐसी क्वांटिटी है, करंट इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन का पालन नहीं करती। ये चीज़ सदा दिमाग में रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि ये ही ईएमटी का आधार भी बनता है। आगे जाकर डिस्कस करूँगा कि जब टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और यूनिफिकेशंस जो हमारा है, यूनिफिकेशन कंसेप्ट है, उसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से बदले, इसका जस्ट रिवर्स भी, उसमें क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जब डी वी अपॉन डी टी होता है। फ्लक्स जो है चेंज होता है टाइम के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इन दोनों कंसेप्टों से पूरी की पूरी ईएमटी जनरेट होती है। इसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और ये ईएमटी का बैकबोन है। यही पूरी ईएमटी का जो आधार है वो यही है। मैक्सवेल को क्रेडिट किया जाता है, मैक्सवेल को फादर कहा जाता है ईएमटी का, और मैक्सवेल को फादर ईएमटी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यूनिफिकेशंस पर काम किया है, उन्होंने इसको यूनिफाइड किया। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक अलग अलग पार्ट थी। फैराडे लॉ आया। फैराडे लॉ में आपको याद होगा कि जब हम कोई मैग्नेट को मूव कराते हैं कोयल की तरफ, तो कोयल के अंदर जो इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है, और वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसा होती है कि जो मैग्नेट चलती है उसकी वो डायरेक्शन का विरोध करता है। अगर वो दूर जाती है तो कॉइल जो उसे अपने पास खींचती है, और पास आती है तो कॉइल उसे रिपेल करती है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है। वहाँ से हम लेंज लॉ भी पढ़ते हैं जो कहता है कि इंड्यूस करंट उसी का अपोज करती है जिसके ही कारण वो खुद पैदा होती है। तो डिस्कशन आगे चलेगा उन टॉपिकों पे। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिजिक्स में सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना सीखो तो फिर फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाती है। इन तीनों चीज़ों को अगर हम एक साथ लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वी प्रोपोर्शनल टू, ये क्या था डायग्राम फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये व्हाट इज दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, और सदा कंडक्टर को हम प्रीफर करते हैं क्योंकि करंट का फ्लो आसानी के साथ कंडक्टर में होता है। तो हम सदा जो प्रीफरेंस में रखते हैं वो सदा कंडक्टर को रखते हैं कि कंडक्टर लिया और कंडक्टर में करंट फ्लो करा दी। तो ये हमने करंट फ्लो करा दी, इसमें आई। इसका एक छोटा सा सेगमेंट डीएल लिया, और ये जो डीएल सेगमेंट है, और यहाँ से डीएल सेगमेंट से आर, रेडियस वेक्टर आर के ऊपर पॉइंट पी है ये, जहाँ पे हम डीवी एवोल्यूट करना चाहते हैं।
तो जैसे हम डीबी को एवोल्यूट यहाँ करना चाहते हैं तो किन किन फैक्टरों पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निर्भर कर रहा है, वो इसमें जो करंट है सबसे पहले इस पर निर्भर कर रहा है आई पे। करंट को मैं एक चीज सदा पहले से भी कहता रहा हूं कि जो अपने आप पे लॉज होते हैं, फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं, उन जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स बेस होती है, उन लॉ को हम ड्राइव नहीं करते। लॉ कौन होते हैं? लॉ कब अपने आप में नेचर पैदा करती है, नेचर की वजह से होते हैं, और जो नेचर की वजह से लॉ होते हैं वो उनकी कॉरोलियों को तो आप डेवलप कर सकते हो, उनको लगा कर कुछ नया कंसेप्ट लेके आओ और कुछ नई चीज़ें पे जाकर उन कंसेप्टों को अप्लाई करके उनकी कॉरोली अप्लाई कर लो। लेकिन जो अपने आप में लॉ होते हैं, उन लॉ को किसी भी तरीका से हम ड्राइव नहीं कर सकते। उन्हें प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, लेकिन हम क्या ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो फिजिक्स हमें हर इस चीज़ का जवाब नहीं देती कि ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि नेचर के कुछ इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे जब हम बायोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे सेल पे फोकस हो जाता है। अब जब हम पढ़ना लगते हैं तो कोई थ्योरी ऐसी नहीं आती कि सेल में कई बार एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम कह रहे होते हैं कैंसर हो गया। लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ के जब हम कारणों को जानने की कोशिश करते हैं तो अभी हमारे पास में सेट कारण हमें नहीं है ज्ञात। एक ही एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लोग रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है, उनकी सेल अलग अलग रेस्पॉन्ड करती हैं। तो हमारे पास में क्या है कि जो अपने आप में लॉज होते हैं उनको किसी भी तरीका से हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया रिजल्ट है, ना कि क्या है कि इसको कहीं से भी ऐसा नहीं लाए गए कि हम इसको ड्राइव करके रख दें। एक्सपेरिमेंटल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस लाइन सेगमेंट की वैल्यू को बढ़ा लिया, ज़्यादा लेंथ का सेगमेंट ले रखा है, तो बी उसी प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा। ऐसा मिलता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में मिलता है। जब हम साइन थीटा देखते हैं तो जब हम इसके पैरेलल जाते हैं, थीटा हमारा 0 हो जाएगा, इसके पैरेलल चलेंगे। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पैरेलल हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी सदा 0 आता है। लेकिन जब हम उसके जस्ट परपेंडिकुलर जाते हैं, थीटा को π/2 करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा चलता है। जब हम जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इवेल्यूट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस को चेंज करते हैं। पहले हम r पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और फिर r की बजाय 2r पे निकालते हैं। तो पहले के मुकाबले मैग्नेटिक फील्ड 2r पे जाने पे पहले का 1/4 हो जाता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/r² का फंक्शन है। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ बतानी है वो ये है कि अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं कि हम कोई चार्ज लें, पॉइंट चार्ज लें, और उससे हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज Q ले लें और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर बताएं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा, अगर यहाँ चार्ज dQ है तो DE को लिखते हैं हम 1/4πε0 dQ/r²। तो यहाँ इस एक्सप्रेशंस में हम क्या देख रहे हैं? ε0 कंसेप्ट आया जो माध्यम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो dB के एक्सप्रेशंस में जो एक्सप्रेशंस आएगा उसमें आएगा μ0/4π IDL sin θ/r²। तो यहाँ 1/4π ε0 का स्थान किसने ले लिया? μ0/4π ने। Q का स्थान किसने ले लिया? dQ का स्थान ले लिया IDL ने। और 1/r² यहाँ भी था, 1/r² यहाँ भी था। लेकिन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई वो आई साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट देख रहे होगे तुम, इसमें स्ट्रांग डिपेंडेंसी नहीं है डायरेक्शन की। आप इधर से इधर चलें, 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 बस केवल और केवल R बदलेगा, R के हिसाब से ही यहाँ D बदलेगा। जबकि dB में ऐसा नहीं है। dB में हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली डायरेक्शनल डिपेंडेंट है। पता चला θ=0 के पैरेलल हमने लिया करंट कैरी कंडक्टर के पैरेलल, वहां मैग्नेटिक फील्ड इवोल्यूट करने लगे, वहां 0 हो गया। इसको 0 नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट डू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते कि 0 कर लें हम। आप अगर चार्ज है, एग्जिस्ट करता है, किसी भी क्षेत्र में रखा हुआ है, तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वो अलग बात है कि तुम दूर पे कैलकुलेट कर रहे हो
तो वो वैल्यू कम आएगी, पास कर रहे हो तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन आएगी। केवल और केवल जीरो कब हो सकता है, या तो डी क्यू जीरो हो, वो संभव नहीं, जब तुम चार्ज मान रहे हो कि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप जीरो ले नहीं सकते, या इन्फिनिटी हो, और इन्फिनिटी जैसी चीज होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन्फिनिटी कहां मिलता है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को और मैग्नेटोस्टैटिक को डिफरेंस करना सीखना होगा। हमें सीखना होगा इस चीज को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में मेजर अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा मेजर अंतर यह है कि जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांगली डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, पाई होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है, लाइक दिस वन और इधर के पॉइंटों पे। और जब इस थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं सेगमेंट के, तो तब हमारे पास बी जो है मैक्सिमाइज हो जाता है। दोनों ही 1/r² रूल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r² पे पॉइंट चार्ज का वेरी करता है, और करंट में भी हम क्या देख रहे हैं, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 1/r² का ही फंक्शन होता है। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है उसमें यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर एमकेएस यूनिट में इस वैल्यू की बात करें, तो μ0/4π की जो वैल्यू है वो हम सब वाफिक हैं, वो होती है 10⁻⁻⁷ एमकेएस यूनिट में। और यहाँ 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 9 × 10⁹ अगर इन दोनों चीज़ों को हम सोचें, इनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करें, विचार करें इनके ऊपर, तो हमें ये पता चलेगा कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और यहाँ ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू बहुत कम है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इन जनरल वो हमारी कम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है, उसके साथ दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के कारण ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। पोलराइजेशन भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिखाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेरिजन बी के। अगर हम डिटेल में जाकर वहाँ डिस्कस करेंगे तो वहाँ हमको पता चलेगा कि ई की जो वैल्यू होती है वो C/B होती है फ्री स्पेस में। तो बी हमारा जो आता है वो E/C आता है। सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में। तो B बराबर E/C से हमें क्या पता चलेगा कि ये B E का 1/c है, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो क्या पता चलेगा, B की वैल्यू कम है, किसके मुकाबले, E के मुकाबले। लेकिन जब हम एनर्जी डेंसिटी पे लेके चलेंगे, आगे मैं जब डिस्कशन दूंगा, तो वहां 12ε0 E² एनर्जी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में होगी B²/2μ0। वो सेम ऑर्डर की आती हैं। तो इवन दो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, EM वेव जब प्रोपोगेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है, लेकिन एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है फ्री स्पेस के अंदर। खैर एनीवे, वो मेरा डिस्कशन बाद में मैं आगे कभी किसी और लेक्चर में डिटेल डिस्कशन दूंगा। तो dV की वैल्यू हमारी आती है μ0/4π IDL sin θ/r², और इसको परमानेंट मेमोरी में आप सेट करके रखें, इस फॉर्मूले को कभी भूलें नहीं, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हमारे पास μ0 को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। ये हमारे पास जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं सब इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। क्या किया हमने, ये सब चीजें हम इधर से पता कर ली, ये चीज हमने इधर से पता कर ली, इस μ0 की वैल्यू ऑब्जर्व हो जाएगी। यहाँ जो इस एक्सप्रेशन में 1/4πε0 था, इसे कैलकुलेट करने के पास में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम इसे डायरेक्टली लैब में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एप्सिलॉन को ε0 को कैलकुलेट करने का। क्योंकि वहां आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जब हम माध्यम में जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसेप्ट आता है K, जिसको हम कहते हैं K को ε/ε0।
तो वहां से हम के ऑब्जर्व कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट हमें ज्ञात होता तो एप्सिलॉन माध्यम का भी हम पता कर सकते हैं। माध्यम का एप्सिलॉन ज्ञात कर लें, एप्सिलॉन नॉट हमें ज्ञात है तो के पता कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा स्ट्रांगली डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम कूलॉम्स लॉ करता है वही लॉ बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में करता है। और अगर हम इस एक्सप्रेशंस को लें, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और भी इसमें देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर हमारा ये कोई चार्ज है Q, इससे ये कोई पॉइंट P है जो डिस्टेंस R पे है और चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो जो इस Q के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा dB, उसकी वैल्यू हमारी होगी μ0/4 QV sin थीटा अपॉन R²। एक चार्ज Q इस दिशा में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, चार्ज Q इस दिशा में, इससे एंगल थीटा बना के डिस्टेंस R पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो इससे निकाल सकते हैं। अब हमें समझना है कि इससे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। ये कब अप्लाई होगा? जब चार्ज की वैल्यू दे, वेलोसिटी पता हो, एंगल थीटा पता हो जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तब हमें dB पूछा है, कितनी डिस्टेंस पर पूछा है, वो इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हो जाएगा। इसको यहां से यहां कैसे पहुंचे ये भी हमें जरूर आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं। तो यहाँ अगर हमारे पास dB का इस एक्सप्रेशन पे जाएं तो dB को यहाँ से हम लिख सकते हैं μ0/4 और I dl sin थीटा अपॉन R²। मैंने फिर से बायो-सावर्ट लॉ को लिखा है, इसे 2 4 6 बार लिख कर देख लें और इसकी इतनी प्रैक्टिस करके रखें कि आपके माइंड में हर समय सेट रहे। जो अपने आप में सिंपल लॉज हैं उनको सबको एक टेबल बना के रखें और समय समय पर रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप लॉ को तो जितने भी लॉ जहाँ पे भी यूज होते हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक दिन एक लेक्चर में दे रहा हूँ, उसमें सारे लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्शन देखने के लॉ हैं, बी के डायरेक्शन कैसे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लॉ हैं, उन सारे लॉ को तो याद रखें। जो हमारे जिनके ऊपर पूरा का पूरा बैकबोन है उन सारे लॉ को याद रखें। जो हमारे सिंपल डिस्क्रिप्शंस कैसे ड्राइव होते हैं वो सब पता होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे फिजिसिस्ट बन सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं μ0/4 I को लिख सकते हैं dq/dt इंटू dl साइन थीटा अपॉन R²। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा μ0/4 dl/dt v हो जाएगा, ये हो जाएगा dq v साइन थीटा अपॉन R²। और चार्ज अगर हमारा dq की जगह q है तो यहाँ q से रिप्लेस कर दें इसे। अगर चार्ज dq है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एंगल थीटा पे हमें dB बताना तो ये अप्लाई कर दें, और dq नहीं है, चार्ज q है तो यहाँ पे q रख दें, तो dB हमारा आ जाएगा μ0/4 qv साइन थीटा अपॉन R², चार्ज q के लिए। यहां से क्या सीखना है? यहां से सीखना यह है कि q चार्ज जब भी मोशन में होगा, व्हेन चार्ज q इज इन मोशन, it always produce a magnetic field. It always produce a magnetic field. जब भी चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को, और फिजिक्स की भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो बेसिकली जब चार्ज मोशन में होता है तो वो एक करंट कैरिंग की तरह बिहेव करता है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव करता है तो करंट पैदा होती है, और करंट पैदा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। तो इसको दोनों एस्पेक्टों से आपको समझ के चलना है। तो ये एक्सप्रेशंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस है, इसे भी सदा तैयार रखें।
दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इसके हैं उन पे डिस्कशंस में देखें। ये जो वैल्यू है 10⁻⁻7 जो ये वैल्यू है, उसे अगर हम यूनिट के तौर पर देख सकते हैं तो यूनिट इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट भी इसकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, कोई क्लास में बताएगा? यस, दैट इज द बेटर चॉइस। सदा हम कहाँ से लें? बी की जब भी डायमेंशन वगैरह चेक करनी हो तो F बराबर QVB साइन थीटा से सदा कैलकुलेट करेंगे, और इसका एक फॉर्मूला IBL साइन थीटा भी होता है। यहाँ Q को IT कर दें, V को L/T कर दें, B इंटू साइन थीटा कर दें, T से T कटेगा, ये एक्सप्रेशन सीधा जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो F बराबर QVB साइन थीटा और F बराबर IBL साइन थीटा, बोथ आर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस। तो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करें B की यूनिट और डायमेंशंस? तो B हमारा यहां से आ जाएगा F/QV। F को लेंगे बच्चों, डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं, MA फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सलेशन। तो मास को कैपिटल M से और एक्सलेशन को LT-2 से, और Q को किससे लोगे? AT एम्पियर इंटू T और LT-1। वेलोसिटी मेजर होगी LT-1 से। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? डायमेंशंस आ गई M, L देखें, L तो कैंसिल आउट हो गया, और T-3 नहीं, T-2 रह जाएगा, एक T ये है, T-1 है। देखें, चेक कर लें एक बार, MT-2 A-1। देखें यहां से F का MLT-2 होगा, F बराबर MA से, Q होगा IT, I को एम्पियर से लेंगे, और T के लिए कैपिटल T आ गया टाइम, और V हो जाएगा हमारा LT-1। तो यहां से ये दोनों T-1 और T की पावर 0 बना लेंगे 1, और ये हमारा बन गया AL, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ M रह जाएगा, ये T-2 हो जाएगा, और यहाँ A-1। B को जो मेजर करते हैं वो हम टेस्ला में, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ B, और सीजीएस यूनिट जो होती है MKS यूनिट होती है टेस्ला, और दूसरी कौन सी यूनिट है? गॉस इज द सीजीएस यूनिट। कोई बताएगा क्लास में एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁻⁴। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। एक बार चेक कर लेना रिजल्ट, यही होता है वैसे 1 टेस्ला, 10,000 गॉस हो गया। गॉस स्मॉलर यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट, टेस्ला बड़ी यूनिट होती है। और 2 यूनिट इन्हें भी याद रखें, मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा। 2 यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मैक्सवेल यूनिट है, एक वेबर यूनिट है। वेबर MKS यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो वेबर और मैक्सवेल भी याद रखें। वेबर इज द यूनिट ऑफ MKS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, MF का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स।
और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। कोई बता सकता है एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। हाँ जी, कोई बता पा रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेजर होता है फाई बी, वो होता है ऑब्जर्व बी डॉट ए से। ये हमारा टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया? मैक्सवेल बन गया। ये क्या किया? बी मेजर कर लिया टेस्ला में, ए एरिया कर लिया मीटर स्क्वायर में। अब 1 टेस्ला में कितना हो गया? 10 की पावर 4 क्या बन गए? हाँ जी, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखना ना, ये मैक्सवेल क्यों लिख दिया है यहाँ? अच्छा, मैक्सवेल में तो भी बदलना है, तो 1 टेस्ला को 10 की पावर 4 मैक्सवेल लिखोगे, और 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। और मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बना लेगा? ये मैक्सवेल बना लेगा। तो इसका मतलब 1 वेबर इजकल टू, अब भी नहीं निकाल पाए? यहाँ टेस्ला को 10 की पावर 4 मैक्सवेल बदलो, 1 मीटर को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर में बदलो, और 1 मीटर स्क्वायर को 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4 ए, 10 की पावर 4 ए, 10 की पावर 8 मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ कुछ गलती कर दी हमने। यस, एक बार चेक करो। टेस्ला की को हमने 1 टेस्ला की जगह पे क्या यूज करोगे? गॉस। यस, और 1 मीटर को लिखोगे 100 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो एक बार, नेक्स्ट से चेक कर लो। गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बनना चाहिए मैक्सवेल। सेवन नहीं होगा, 8 ही होगा, चेक कर लो। 10 की पावर 8 ही होगा। 1 टेस्ला इजकल टू 10 की पावर 4 गॉस, सीजीएस में बदल रहे हो ना, तो 1 टेस्ला को 10 की पावर 4 गॉस लिखो, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखो, तो ये हमारा बन जाएगा 10 की पावर 4 यहाँ, 10 की पावर 4 यहाँ, 10 की पावर 8 गॉस, और सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा मैक्सवेल। तो 1 टेस्ला जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा? 1 वेबर जो बनेगा। अभी हमारी वेबर थी ये वेबर थी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा मैक्सवेल होगा। ठीक बन रहा है, 10 की पावर 8 ही आना चाहिए। तो इसमें कॉन्क्लूजन्स ये हैं, महत्वपूर्ण कॉन्क्लूजन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को फाइनलाइज करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शनली डिपेंडेंट होता है, साइन थीटा पर निर्भर करता है। करंट जो वैल्यू है उस पर निर्भर करता है, डीएल सेगमेंट की लेंथ पर निर्भर करता है, और 1/r² पे वेरी करता है, और इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है μ0/4π। इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 की पावर -7 होती है। उसके बाद अगर हम इसी को इस फॉर्म में बदल सकते हैं कि अगर हमारा आई की जगह पे एक चार्ज q है, वेलोसिटी v से मूव करता है और एंगल थीटा बनाता है वेलोसिटी में, और r में एंगल थीटा है, ये साइन थीटा इसका इस पर वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब थीटा 0 होगा, साइन 0 होगा, तो ये d भी 0 हो जाएगा। और जब थीटा ये π/2 होगा, अगर हमारा पॉइंट ए P परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू जो हमारी चार्ज पार्टिकल ऐसे चले और पॉइंट ऐसा हो,
तब हमारा dB मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें कंक्लूड करनी है। और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पर निर्भर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड 1/r² पर वेरी कर रहा है। इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा लॉ है, और जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम करता है, बायो-सैवर्ट लॉ वही काम मैग्नेटोस्टैटिक में करता है। साथ साथ बी की यूनिट हमने कैलकुलेट की है, mt-2 a-1। साथ साथ 4 रिजल्ट जो हमारे लिए और बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे, एक गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन है। तो 1 टेस्ला जो है 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। गॉस सीजीएस यूनिट होती है और टेस्ला एमकेएस यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट होती है मैक्सवेल, वो सीजीएस यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और वेबर होती है एमकेएस यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की। और 1 वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल होता है। इसमें हम जो अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए B.A अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। B को टेस्ला में लें, एरिया को मीटर² में लें, तो टेस्ला × मीटर² वेबर होगा। अगर हम टेस्ला को गॉस में बदल लें, 10⁴ गॉस लिख लें, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर रख लें, तो 10⁴ गॉस और 10⁴ सेंटीमीटर² जो 10⁸ गॉस सेंटीमीटर² होगा। और गॉस सेंटीमीटर² को हम क्या लिख पाएंगे, मैक्सवेल। तो वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, 1 वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल होता है। इसको भी सदा याद रखें। तो 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट जिन्हें मैं कहूँगा यहाँ पे याद करने का, एक तो यही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारा 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस। इन दोनों रिजल्टों को याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें, गॉस सीजीएस यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। मैक्सवेल जो है वो सीजीएस यूनिट है फ्लक्स की, और वेबर एमकेएस यूनिट है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।